जब उन्होंने केरल स्टेट के इंडस्ट्री में जिम्मेदारी जिन्होंने अच्छी तरह से संभाली और जिनकी राजनैतिक क्षेत्र की शुरुआत यूथ मूवमेंट से भी सी ठाकुर जी, धीरज शर्मा जी, सोनिया जी, नौजवान साथियों, मुझे यहाँ आने के लिए देर हो गया क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू है और आज प्रधानमंत्री का इलेक्शन स्पीच था और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जनरली सदन में हम कभी अपनी सीट छोड़कर बाहर जाते नहीं, मगर प्रधानमंत्री का स्पीच सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हो गया। देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है। मगर उन्होंने आज जो शुरुआत की, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके ऊपर किसी सितम करने की। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि देश के आज़ादी के लिए जिन साथियों ने अपना जीवन का अच्छा समय अंग्रेजों के जेलों में कटाया, इनमें से जो महान नेता थे महात्मा गांधी जी के साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी होते रहने के बाद इस देश का चेहरा बदलने के लिए, दुनिया में देश का नाम बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, इनमें हम जवाहरलाल नेहरू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आज़ादी होते रहने के बाद उन्होंने देश को प्रजातंत्र के रास्ते पर ले गए और आज देश में जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं, इस डेमोक्रेसी की शुरुआत, उसको ताकत देने की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके साथ साथ देश का चेहरा बदलना हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर उन्होंने बहुत ध्यान दे दिया। और तीसरी एक बात की उन्होंने की कि देश में बहुत बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट किए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए, तब शुरुआती में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे नहीं आते थे, तो सरकार ने इसमें भूमिका ली और देश में कई बड़ी फैक्ट्रीज लगाकर देश का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया। और ऐसा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सदन में अपना भाषण की जो शुरुआत की, वो शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के ऊपर किसी सितम करने की बात, और ये बात अच्छी नहीं है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा होती है, मतभिन्नता होती है, तो जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया वो हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इन सभी ने कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा काम किया है और यह हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान नहीं देते, ये बहुत बुरी बात
आज हमने अभी देखी, मगर ठीक है, उन्होंने एक गलत रास्ता का स्वीकार किया है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नई पीढ़ी ऐसे गलत रास्ते पर एक इतिहास का लोगों के सामने रखने का काम करने वाली जो विचारधारा है उसको दूर रखने का काम अच्छी तरह से करें। मैं यहाँ ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मुझे ये बताया गया कि आप में से कुछ साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो और मेरी राय इस क्वेश्चन पर जानना चाहते हैं तो जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और जो कुछ पूछना है ये जरूर पूछ सकते हैं। अब में से कुछ साथी जो सवाल पूछना चाहते थे, हाँ जी प्लीज। हर्ष, माइक माइक ये सुन सकते हैं, ऐसे ही बोल लीजिए। साहब, जब यूनिवर्सिटियों को छावनी बना दिया जाए और विरोधों को इतना दबा दिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी विरोध करने आए तो उसके एकेडमिक के साथ साथ उसके ऊपर केसेस लगा दिए जाएं। हाल ही में 2 दिन पहले विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 150 दिन से एक प्रोफेसर आंदोलन कर रही थी, उसके साथ एक छात्र जो था उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर चाय बनती भी खोलती भी चाय उसके ऊपर फेंक दी गई, उसको जला दिया गया। तो ऐसे में हम छात्र जो विरोध करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, रखे तो रखे कैसे? आजकल हम लोग ये देख रहे हैं अखबारों में पढ़ रहे कि कई यूनिवर्सिटी में एक क्लास तैयार किया गया है जो सांप्रदायिक विचारों का पुरस्कार करता है। जो नौजवान अपनी राय रखने के लिए आगे आता है, संघर्ष करने की बात करता है, कि उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करके एक तरह की दहशत पैदा करने का काम कुछ शक्तियाँ कर रही। और इसकी शुरुआत मैं जानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गई, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा। चाहे पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अन्य यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जहाँ अपना विचार रखने का अपना अधिकार है, ये नीति लेकर जो नौजवान सामने जाता है, इसके ऊपर सांप्रदायिक विचारों के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वह हमले करते हैं और उन्हें अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के कुछ अथॉरिटी संरक्षण करते हैं। तो रास्ता एक ही है कि जो सांप्रदायिक शक्ति आज यूनिवर्सिटी में लड़ रही है, इन सभी के खिलाफ एक ज़बरदस्त संगठन हम लोगों को तैयार करना होगा। जवाब को जवाब देना होगा, अहिंसा से जवाब देना होगा, मगर ये गुंडागिरी करने वाली जो एलिमेंट है, इसके खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा रहना ही होगा। और कोई? दीपक। नमस्कार साहब, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी जब एक है, पढ़ने वाले सभी साथी एक है, तो यूनिवर्सिटी में फीस के स्ट्रक्चर में इतना भेदभाव क्यों है? फीस स्ट्रक्चर वो डिफरेंट कॉलेज के अंदर डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी एक है, स्टूडेंट्स एक है, फिर फीस स्ट्रक्चर चेंज क्यों है? सर, डूसू में कैसा है, अलग अलग कैंपसेस की अलग अलग फी है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं, 2 सारे कॉलेजेस की अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। यही क्वेश्चन शायद ये दिल्ली का इशू होगा। इस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ इसी स्थिति है। सभी कॉलेजेस में जॉइंट फॉर आर्ट्स और साइंस और एनी अदर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी जो फीस होती है हमारे यहाँ कॉमन होती है। दूसरा मेरा सवाल ये था साहब कि नॉर्थ कैंपस जो है उसके अंदर सभी कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट साउथ कैंपस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है।
ना किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर हॉस्टल है ना बॉयड के अंदर है। ये सर्वता तो ये जिम्मेदारी ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, इनकी है, ये यूनिवर्सिटी की है। आज हॉस्टल जैसी सुविधा कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं इनकी मुलाकात करनी पड़ेगी, इनके साथ बात करनी होगी। साथ साथ भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, इन लोगों के साथ आप लोगों को लेकर हम जरूर इनसे बात कर सकते हैं, उनके सामने ये डिमांड रख सकते हैं, मगर इसके डिटेल आप लोगों को हमें देना पड़ेगा। हम आपको साथ लेकर यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जाएंगे और ये आपकी जो शिकायत है इनके सामने रखेंगे। धन्यवाद। उदय। Very good evening, sir. Sir, my question is that the repression of opposition by the central government, which is running in nowadays, and the unconstitutional use of political institution by the current government, how much is this bad for any democracy in the world, sir? It's not only bad, it's the worst. And unfortunately, this is happening in our country. Now you just try to recollect what exactly happened in Ranchi in last week. In Jharkhand, the chief minister who was taking different sides, he was arrested with this or that reason, and he is still behind bars. These type of incidences are happening in our country because those who are looking after the government at national level, their total approach is undemocratic, intolerant, and they continuously trying to do this type of issues. We have to work together and fight this type of issues. इस साइड से कौन? पल्लवी, प्लीज माइक दीजिए पल्लवी को। नमस्ते सर। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफ कैंपस में इतना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी हमने देखा कि लेडी श्री राम की एक लड़की को 40 लाख का पैकेज मिला है, वहीं अगर हम अदिति महाविद्यालय चले जाएँ तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वहाँ का कोई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने तक का प्लेसमेंट सेल ही अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या हम बेरोजगार ही रहेंगे? आज तो स्थिति ऐसी है इस देश में एजुकेटेड यंगस्टर्स इनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए पैदा हो रहा है, ग्रेजुएशन करके मेहनत करके अच्छी तरह से पास होने के बाद जो इनका फरियाद का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की अभी ग्रेजुएट हो गई, यही तो उसको जॉब मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा और अपने घर में उनके कुछ न कुछ साथ होगी। मगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना बढ़ रहा है और आज की जो हुकूमत है इस पर ध्यान देती नहीं। खाली लेक्चर देने से ऐसे इशू खत्म नहीं होंगे। आज इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सुधारने के साथ साथ इंडस्ट्री से तो ज़्यादा कैसे निकलेगी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सपोर्टिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। ये जब करेंगे तब कुछ न कुछ नया इंडस्ट्री या ट्रेड तैयार होगा और जो तैयार होगा तो कुछ न कुछ जॉब तैयार होंगे और जॉब तैयार होंगे तो नौजवानों के सामने कुछ न कुछ रास्ता दिखाया जाएगा। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट ये इशू हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते
नई पीढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर एक हो जाएगी, सरकार के ऊपर दबाव लाएगी, तो किसी भी राजनीति की सरकार हो उन्हें इसमें कुछ ना कुछ जरूरत तैयार करना होगा। श्रेयस तुम। नमस्कार सर, मैं श्रेयस यादव महाराष्ट्र से यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मेरा दो भागों में प्रश्न है। पहला, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अभी 20 साल के हैं, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं, एक राजकीय भूमिका बनाने की प्रक्रिया में हैं, जब आज हम ये पक्ष बदल इतना सब देखते हैं तो एक भूमिका लेने में हमारी बहुत दिक्कत होती है कि क्या सच है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, ये कौन सा पॉलिटिक्स है। तो हम कौन से वो मूल्य, कौन से वो पैमाने हमें ध्यान देना चाहिए जिनसे हम एक अच्छी राजनीतिक भूमिका बना पाए। पहली बात एक है कि हम सब लोगों ने एक चीज मन में रखनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट। प्रजातंत्र में आपका जो अधिकार है वो अधिकार मजबूत करने का काम पहला तरह करना है, और जहाँ गलत कुछ काम होता है वहाँ करिए जैसा अफसोस देकर गलत को गलत करने की तैयारी रखनी चाहिए, और गलत सलाह देने वाले हो, गलत कार्यक्रम करने वाले हो, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ मजबूत रूप से खिलाफ हो सकते हैं। ये स्थिति हम पैदा करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है गलत रास्ते से जाने का सलाह कोई देगी नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जब 2019 का इलेक्शन लड़ा, उससे पहले एक मुद्दा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैच्यू अरेबियन सी में बनाया जाएगा, जो कि 2022 में पूरा हो जाएगा बनकर। आज ये 2024 है, गढ़ किलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ स्टैच्यू बनाने का वादा किया था, वो भी आज पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ये डेवलपमेंट की सरकार है? ये सरकार और खासतौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट इसकी आवश्यकता होती है, चाहे एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्री यूनिट हो, चाहे अच्छी सड़की हो, चाहे गांव में बिजली हो, पीने का पानी का प्रबंध हो, ये सब की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर हम सब ये करेंगे, ये कहकर हुकूमत हाथ में आने के बाद ये सब इश्यूज के बारे में नज़रअंदाज करके अपने लिमिटेड मर्यादित जो विचारधारा है वो फैलाने के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। अभी मैंने 1 घंटा प्रधानमंत्री का स्पीच सुना और इसमें उन्होंने कुछ 2-4 बातें बताई, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बातें बताई कि जिससे जो समाज का अलग अलग वर्ग है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो, इन सभी के बारे में एकता की फैदा होगी, ऐसा विचार उन्होंने सामने रखा नहीं, और सरके सीखे इस तरह से बातें उन्होंने सामने रखी कि समाज में हम कुछ चंद लोगों की हितों की रक्षा करने वाले हैं, और जब जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है ऐसे लोग इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा को मदद करने की बात फैलाते हैं कि देश के लिए ठीक नहीं, इनके खिलाफ हम लोगों को जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है।